मेंस में सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक रिलेशन। एक दो फार्मूला पर ही बार बार यूज़ किए गए हैं, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एलएन के यूट्यूब चैनल एलएन जेई पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार, लेक्चरर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एलएन कोटा। आज हम लोग जेई मेंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसा वेल नोन है, थर्मोडायनेमिक्स को हम नॉर्मली 3 सेक्शन में बांट देते हैं। फर्स्ट लॉ, थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट और सेकंड लॉ। इस वीडियो में हम लोग सेकंड लॉ वाले पार्ट को देखेंगे। मेंस में सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह बेसिकली सेकंड लॉ से ही पूछते हैं। इसीलिए इस वीडियो को एकदम गंभीरता से देखना है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझना है। हालांकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे भी थ्योरेटिकल सेंटेंसेस भी डिफाइन किए हैं जो एनसीईआरटी में हैं, जेई मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में उनको यूज़ किया जा सकता है और न्यूमेरिकल्स तो फिर हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने डिफ़ाइन किया कि सेकंड लॉ पर यह वीडियो बनाया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम हमेशा डिफ़ाइन करते हैं कि एक ऐसा स्टेट फंक्शन है जिसका किसी भी प्रोसेस में डिफरेंस ds हम dq रिवर्सिबल बाई t से डिफ़ाइन करते हैं। यदि हमारे पास आइडियल गैस हो और CVM को जैसा एज यूजुअल हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानते हैं, तो आइडियल गैस के एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड फार्मूला है कि डेल्टा एस एन CVM ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1 होगा। लेकिन यह फार्मूला डायरेक्ट तब लगेगा जब टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का वेरिएशन हो। यदि किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर के साथ प्रेशर का वेरिएशन हो तो दो चेंज, एक या प्लस के बदले माइनस साइन आ गया और CVM के बदले इसमें CPM आ जाएगा। उसको डिराइव करेंगे, काफ़ी आराम से डिराइव हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में प्रोसेस सही में आइसोथर्मल कहा जाए तो डेल्टा एस को आप डायरेक्ट Q रिवर्सिबल बाई T लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, Q रिवर्सिबल बाई T डायरेक्ट लिखना ऊपर वाले रिलेशन से देखिए या थोड़ा डिफरेंट है। Q रिवर्सिबल बाई T डायरेक्ट सिर्फ तभी लिखना है जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो। अदरवाइज जनरल फॉर्मेट हमेशा है कि ds dq रिवर्सिबल बाई T है और फिर डेल्टा एस निकालने के लिए उसको प्रॉपर इंटीग्रेट करना पड़ता है। इस एंट्रोपी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है थ्योरेटिकली वह है कि यदि यूनिवर्स का एंट्रोपी किसी भी प्रोसेस में बढ़ जाए तो उस प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने की गारंटी होती है। यूनिवर्स का एंट्रोपी, इसको बहुत बार टोटल एंट्रोपी चेंज भी लिखा जाता है। यह सिस्टम प्लस सराउंडिंग है। यदि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज 0 है का मतलब वह प्रोसेस रिवर्सिबल है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और यदि यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है, डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव, मतलब वह इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बहुत बार क्वेश्चंस में सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज को भी पूछ दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, कोई भी प्रोसेस सिस्टम के रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो सकता है, बट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज ऑलवेज रिवर्सिबल। इसलिए सिस्टम ने जितना हीट लिया या दिया वह रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ भी हो सकता है, बट सराउंडिंग ने जितना लिया या दिया वह हमेशा रिवर्सिबल है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि माइनस Q सिस्टम के लिए यह रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कैसा भी हो। माइनस इसलिए कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग लूज करेगा, तो माइनस Q सिस्टम बाई टेम्परेचर। अब यदि मान लीजिए सिस्टम का टेम्परेचर बदल रहा हो तो उस केस में ध्यान रखना है कि यह टेम्परेचर हमेशा सिस्टम के रेस्पेक्ट में फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए। सिस्टम के रेस्पेक्ट में फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए। क्लियर है सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन। अब हम लोग एंट्रोपी से रिलेटेड एक और चीज़ देखें जो एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं कि एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस इन द सिस्टम। जितने ज़्यादा सिस्टम डिसऑर्डर होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
हमेशा इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसके डायरेक्शन को बिना एक्सटर्नल एजेंट के आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस वह है जिसमें इनफाइनाइटेसिमल चेंज भी यदि आपने रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया तो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। बट इर्रिवर्सिबल में, जिसको हम स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं, आप स्मॉल चेंज करके रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस कभी नहीं उलट सकते हैं। कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, मतलब कोई एडिशनल प्रोसेस चाहिए ताकि आप प्रोसेस को रिवर्स कर सकें। टेम्परेचर एवरेज केओटिक मोशन मॉलिक्यूल का बतलाता है। जितने टेम्परेचर बढ़ेगा गैस मॉलिक्यूल्स या कोई भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल लेवल पर उनमें रैंडमनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हीट यदि लो टेम्परेचर पर आप ऐड करते हैं तो वह मॉलिक्यूल के रैंडमनेस को ज़्यादा बढ़ाता है बनिस्बत कि उतना ही अमाउंट ऑफ हीट आप हाई टेम्परेचर पर ऐड करें। अब हम लोग एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन यदि कोई रिएक्शन पर दे दिया जाए तो जैसे इंथाल्पी में करते हैं कि टोटल इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या टोटल इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। चूँकि एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, दोनों रिलेशन आप एकदम सिमिलर स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में हर कंपोनेंट का एंट्रोपी ही दिया रहता है, और यदि एंट्रोपी ही दिया हुआ है तो फिर टोटल एंट्रोपी प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट हमें लिख देना है। अब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट पर आते हैं। इन स्पॉन्टेनियस इर्रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेज। जैसा इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 है और डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब टोटल डेल्टा एस इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पॉजिटिव है। तो स्पॉन्टेनियस या इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा बढ़ेगा। ध्यान रखना है, आइसोलेटेड सिस्टम में फर्स्ट लॉ के अनुसार एनर्जी आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड है, बट आइसोलेटेड सिस्टम में आप एंट्रोपी क्रिएट कर सकते हैं। एंट्रोपी क्रिएट कर सकते हैं, आप डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकते हैं। लॉजिक सिंपल है, डेल्टा एस यूनिवर्स का जब हम लिख रहे हैं तो यह या तो 0 है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब है? इर्रिवर्सिबल में, और 0 है रिवर्सिबल में, निगेटिव का कोई चांस ही नहीं है। तो आप आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड एंट्रोपी आइसोलेटेड सिस्टम का मैक्सिमम हो जाता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम गेन कर ले। ऑब्वियस है कि आइसोलेटेड सिस्टम में आप सिर्फ एंट्रोपी क्रिएट करते जा रहे हैं, तो एंट्रोपी क्रिएट होता जाएगा, प्रोसेस हो रहा है किसी डायरेक्शन में, होते होते कभी ना कभी इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या होता है? प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाना थर्मोडायनेमिकली, और जहाँ रिवर्सिबल हुआ अब एंट्रोपी चेंज होना बंद। तो पहले एंट्रोपी बढ़ रहा था, इक्विलिब्रियम के बाद एंट्रोपी चेंज होना बंद, तो आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमाइज हो जाएगी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। क्लियर है। अब हम लोग लास्ट ईयर के 1-2 क्वेश्चन देखें जो रैंडमनेस वगैरह पर एकदम सिंपल बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इनमें से किस किस प्रोसेस में एंट्रोपी घट रहा है। पहला 2 प्रोसेस तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर ही लिखा हुआ है। एक में टेम्परेचर 0 डिग्री है, एक में -10 डिग्री सेल्सियस है। कतई इसमें ध्यान नहीं देना है कि टेम्परेचर क्या है। आपसे यह नहीं पूछा गया है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा। और यदि आप वाटर को फ्रीज कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एंट्रोपी तो घटना ही है, चाहे क्वेश्चन में टेम्परेचर +25 डिग्री सेल्सियस क्यों ना होता। इसलिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर चाहे आप 0 डिग्री सेल्सियस पर करें चाहे -10 डिग्री सेल्सियस पर, एंट्रोपी घटेगा ही। थर्ड ऑप्शन में आए, थर्ड ऑप्शन में गैस के मोल्स घट रहे हैं। फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजिंग, तो एंट्रोपी घटेगा ही। फोर्थ ऑप्शन में आए एडजॉर्प्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल पहले रैंडमली मूव कर रहे होंगे, यदि वे सरफेस पर स्टिक हो गए, एडजॉर्ब हो गए, तो उनका रैंडमनेस खत्म हो गया, तो ऑब्वियस है एंट्रोपी इस प्रोसेस में घटेगा। एंड लास्ट वन है
कि डिजोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। अब यदि आप नमक को पानी में डालेंगे, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और वह भी आयन में टूटेगा, तो हर हाल में एंट्रोपी बढ़ेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन किन प्रोसेस में एंट्रोपी घटेगा, तो जैसा हम लोगों ने डिफाइन किया, पहले 4 प्रोसेस में एंट्रोपी घटेगा। वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगा। क्लियर है एकदम। अब हम लोग एक और सिंपल क्वेश्चन देखें जो लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया कि एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज में टेम्परेचर का फंक्शन कौन है। तो जैसा हम लोगों ने शुरू में डिफाइन किया कि टेम्परेचर मेजर करता है एवरेज क्योटिक मोशन इन द मोलिक्यूल्स, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बदलेंगे रैंडमनेस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। इसीलिए चाहे वह एस हो चाहे डेल्टा एस, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी तो दोनों की रहनी है। तो एंट्रोपी से जेईई मेंस ने इधर कुछ सालों में डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, हालांकि मैंने फॉर्मूलेशंस सारे डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम लोग सेकंड लॉ का इंपॉर्टेंट टर्म पर आए, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। वेल नोन है कि G H-TS होता है। डेल्टा G ध्यान रखना है, डेल्टा H- डेल्टा TS इज ऑलवेज वैलिड। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। डेल्टा G डेल्टा H- डेल्टा TS तो हमेशा होगा। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तब वह डेल्टा H- T डेल्टा S है। रिवर्सिबल प्रोसेस, यदि उसमें कोई मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा हो तो DG VdP - SdT होता है। इनसे रिलेटेड जेईई मेंस ने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे हैं अभी तक, लेकिन यदि क्वेश्चन आ गया कि कोई गैस है, आइडियल गैस है, हमने आइसोथर्मली उसका प्रेशर इतना बदल दिया, डेल्टा G निकालिए, तो बहुत सिंप्लीफाइड है। यदि प्रोसेस उसने आइसोथर्मल लिख दिया तो SdT वाला टर्म हो गया 0। अब आइडियल गैस है तो वॉल्यूम को nRT/P तो लिख ही सकते हैं, और डेल्टा G कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए इस इक्वेशन को भी दिमाग में रखना है कि इन एब्सेंस ऑफ नॉन मैकेनिकल वर्क DG VdP - SdT होता है। सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर फ्री एनर्जी चेंज, रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब 0, और यदि इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा G ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर निगेटिव होता है। यहाँ पर एक अक्सर गलती हो जाती है कि कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि डेल्टा G निगेटिव है, कोई पूछ दे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, हम तुरंत बोल देते हैं कि स्पॉन्टेनियस है। शायद कुछ गलती हो गई। गलती क्या हो गई? डेल्टा G निगेटिव होना स्पॉन्टेनियस नहीं है। डेल्टा G सिस्टम का निगेटिव होना कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस की गारंटी है। इसी रिलेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका देखिए, डेल्टा G कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर सिस्टम का या -T डेल्टा S टोटल होता है। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक रिलेशन। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि डेल्टा S टोटल पॉजिटिव होना स्पॉन्टेनियस की गारंटी है। टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और डेल्टा G टोटल यदि पॉजिटिव होगा, माइनस साइन है, तो डेल्टा G सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर निगेटिव होना इज ऑल्सो गारंटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्लियर है एकदम। डेल्टा G माइनस ऑफ डेल्टा G कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, नेट अवेलेबल एनर्जी बतलाता है जो सिस्टम अभी भी वर्क कर सकता है। इसीलिए माइनस ऑफ डेल्टा G सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर को हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन, यह भी जम के यूज़ किया जाता है जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस में, रिएक्शन का डेल्टा G0 प्लस RT ln Q होता है। जब यह सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो डेल्टा G हो जाएगा 0, Q बन जाएगा Kp के बराबर। तो इसी रिलेशन को एक तो डेल्टा G हम डेल्टा H- T डेल्टा S लिख ही सकते हैं, इसी रिलेशन को लिख सकते हैं -RT ln Kp। अब वह जो मैंने लिखा है ln Kp, कुछ कुछ बुक्स में यह Kp0 लिखा रहता है, वो टेंशन में नहीं आना है। लॉग के साथ आप कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो वह डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो Kp0 या सिंपली Kp भी लिखा हुआ है तो यह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो डायमेंशनलेस है, लेकिन उनमें प्रेशर के जो वैल्यू आपको पुट करना है
वो हमेशा बार यूनिट में पुट करना है। नाउ जैसे इंथाल्पी और फ्री एनर्जी एंट्रोपी में हमने पढ़ा, फ्री एनर्जी का भी फॉर्मूला हम आराम से लिख सकते हैं, टोटल फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट। अब हम लोग डेल्टा जी कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ सिंपल लास्ट ईयर के क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और आपसे डेल्टा जी पूछ लिया गया है। ऑब्वियस है, यहाँ कंडीशंस भी उसने डिफाइन कर दिया और उसी कंडीशन पर डेल्टा जी पूछा गया है। और वेल नोन है कि डेल्टा जी नॉट के लिए प्रेशर स्टैंडर्ड होना चाहिए 1 बार, टेम्परेचर कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर हो सकता है, और प्रेशर यदि किसी क्वेश्चन में 1 बार के बदले 1 ATM है तो पहले चूंकि वही स्टैंडर्डाइजेशन लिया जाता था, तो अभी भी बहुत बार क्वेश्चन में 1 बार के बदले 1 ATM लिखा हुआ मिल सकता है। सिंस इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वगैरह के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ के डायरेक्ट डेल्टा जी पूछा है, तो हम मान के चलेंगे कि इस क्वेश्चन में 1 ATM को ही स्टैंडर्ड प्रेशर लिया गया है। हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज KP वैल्यू मालूम था, उसे हमने पुटअप कर लिया। क्लियर है? ध्यान रखना है, यदि ऐसे किसी क्वेश्चन में प्रेशर्स के कुछ अलग वैल्यू होते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे करके डेल्टा जी पूछा जाता और रिएक्शन कोशिएंट का भी इंफॉर्मेशन होता, तब तो हमें डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln क्यू ही यूज़ करना है। यहाँ चूँकि कंडीशन स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट यूज़ कर लिया। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में भी फिर से वही है, log K का वैल्यू पूछा गया है। इस बार फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दिया हुआ है, तो यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है तो शायद हम यहाँ से रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं, और वह माइनस RT/ln K के इक्वल होना है। लॉग का बेस चेंज कर लेंगे, लॉग K का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया। सिमिलर फार्मूला देखिए, अलग अलग पेपर में लास्ट ईयर ही जम के यूज़ किया गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का। रिएक्शन दिया हुआ है, अब डेल्टा G डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, लेकिन पिछले 1-2 सालों में JEE मेंस में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिसमें डेल्टा H नहीं दे करके डेल्टा U दिया गया, डेल्टा S दिया गया और डेल्टा G पूछा गया। तो हमने यहाँ पर जो पहले रिलेशन हमने पढ़ा था, डेल्टा H T डेल्टा माइनस T डेल्टा S इज डेल्टा G, और डेल्टा H को हम डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT लिख सकते हैं। तो आराम से अब सारे वैल्यूज़ मालूम हैं। यूनिट का जैसा क्लियर है कि ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में किलो कैलोरी है तो R का वैल्यू भी किलो कैलोरी में यूज़ करना है। तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट ईयर इससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, इसमें एंट्रोपी को बना दिया गया टेम्परेचर का फंक्शन, और पूछा गया कि इस रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने का मिनिमम टेम्परेचर बतलाइए। तो ऑब्वियस है कि डेल्टा G 0 होना इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, और फिर डेल्टा H डेल्टा S की मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस उसके नीचे होना है या उसके ऊपर होना है। डायरेक्ट हमने डेल्टा G का वैल्यू कर दिया 0, और यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देंगे तो डेल्टा H डेल्टा S के वैल्यू से टेम्परेचर सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना है, डेल्टा H इस प्रोसेस का है पॉजिटिव, यह है पॉजिटिव और यह भी है पॉजिटिव। तो अब यदि हम इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना चाहते हैं तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आया है, एक्चुअल टेम्परेचर उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। का मतलब जो टेम्परेचर सॉल्व होके आएगा वह मिनिमम टेम्परेचर आएगा इस प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने का। 1-2 क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। इस रिएक्शन में देखिए डेल्टा G नॉट गिवन है और आपसे कहा गया है कि आप रिएक्शन A के 22 मिलीमोल से शुरू कर रहे हैं, तो B का इक्विलिब्रियम पर मिलीमोल बतलाइए। फिर से डेल्टा G नॉट मालूम है, का मतलब आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्वियस है B/A होना है। एक का मोल मालूम है तो इक्विलिब्रियम पर हम आराम से दूसरे का मोल निकाल सकते हैं। मतलब क्वेश्चन की थोड़ी सी लंबाई बढ़ गई, बट क्वेश्चन में ओवरऑल डेल्टा G नॉट माइनस RT/ln के ही यूज़ करना है। लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में रिएक्शन का Kc पूछा गया है, फिर से डेल्टा G नॉट ही लिखा हुआ है,
बट रिएक्शन का केसी पूछा गया है। अभी अभी मैंने बोला था कि डेल्टा जी नॉट के किसी भी क्वेश्चन में यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वह केपी आएगा। स्पेशली यदि गैस फेज रिएक्शन है तो इट मस्ट बी केपी। सॉल्यूशन वगैरह में यह केसी होता है। गैस फेज रिएक्शन के लिए यह केपी ही होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वह तो केपी का होगा। और फिर वेल नोन है कि केपी केसी RT टू दी पावर डेल्टा NG होता है। तो उस रिलेशन को यूज करके हम केसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपने सारे क्वेश्चंस पर ध्यान दिया तो शायद मैक्सिमम क्वेश्चन जो जेईई मेंस ने पूछे उसमें 2 ही कंसेप्ट यूज हुआ और जम के पूछे। यह तो मैंने 4-5 क्वेश्चन ही लिया है। लास्ट ईयर में टोटल 26 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर्स में थे। सारे पेपर में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो रहता ही है। और उन 26 में करीब 9-10 क्वेश्चन सिर्फ डेल्टा जी कैलकुलेशन वाले थे। 2 ही फार्मूला यूज होते हैं, एक डेल्टा जी डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S और दूसरा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT KP गैस फेज रिएक्शन के लिए। आराम से ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जेईई मेंस ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर अभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं है वैसे, लेकिन इन्फॉर्मेशन के व्यू से हम लोग थोड़ी सी चर्चा थर्ड लॉ की भी कर लें। वेल नोन है कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एब्सोल्यूट एंट्रोपी हम 0 लेते हैं एट एब्सोल्यूट 0। रियल प्रैक्टिस में वह टेंडिंग टू 0 है, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। इसलिए जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं वह तो यही लिखते हैं कि जहां टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 की ओर टेंड करता है, प्योरली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी भी 0 की ओर टेंड करता है। NCERT ने यह क्लियरली डिफाइन किया है कि यह थर्ड लॉ सिर्फ प्योरली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए वैलिड है। यदि सॉल्यूशंस की एंट्रोपी निकालनी हो या सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब एमॉर्फस सॉलिड की एंट्रोपी निकालनी हो तो वहाँ पर नॉर्मली जो है कुछ न कुछ डेविएशन होता है। चूँकि यदि एमॉर्फस है 0 केल्विन टेंड करने पर भी तो कुछ न कुछ तो एंट्रोपी उसमें अभी भी रहेगा ही रहेगा। इसलिए यह ट्रूली वैलिड है प्योरली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है कि थर्ड लॉ की मदद से हम किसी भी सिस्टम का किसी भी स्टेट पर एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिमाग में रखना है, कोई भी सॉल्यूशन में किसी आयन की एंट्रोपी निकालनी हो तो अब कोई भी सॉल्यूशन सिर्फ एक आयन का तो बन नहीं सकता है, कैटायन होगा तो एनायन भी होगा। तो वहाँ यदि आप थर्ड लॉ से भी एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो आयन पेयर का एंट्रोपी चेंज बतलाएगा। अब आपको किसी एक आयन की एंट्रोपी चाहिए तो किसी न किसी को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में हमने रेफरेंस लिया हुआ है कि H प्लस एक्वस आयन की एंट्रोपी किसी भी टेम्परेचर पर हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी इसकी 0 लेते हैं। तो जितने भी आयन्स हैं उनकी एंट्रोपी H प्लस के रिस्पेक्ट में बतलाई जाती है और यही कारण है कि कुछ एक्वस आयन के एब्सोल्यूट एंट्रोपी निगेटिव भी हो जाते हैं। क्लियर है? इस पूरे वीडियो को एक बार आप फिर से देख लेंगे। जितने भी थ्योरेटिकल टर्म्स मैंने डिफाइन किए हैं, स्टेटमेंट्स डिफाइन किए गए हैं, NCERT के स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं। प्रॉब्लम्स गिन चुन के 1-2 फार्मूला पर ही बार बार यूज़ किए गए हैं, पूछे गए हैं, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। Thank you for watching this video. All the very best for your coming examination. Thanks a lot.